आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 8वीं या स्टूडेंट है उन सभी का 8वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर है। ये एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का कल है 26 अप्रैल 2025 को। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना। अगर आपको पास होना है 8वीं क्लास में तो वीडियो जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि ये आपका पिछले साल का पेपर इससे मिलता जुलता है, इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है, इसी की तरह पेपर आपका इस साल भी देखने को मिल सकता है, तो जरूर वॉच कर लेना एंड तक। 8वीं क्लास का पेपर है सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, वो 60 नंबर का और 2.5 घंटे का होगा। अब उसके बाद आते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस यानी सम्मान्य, उसके बाद यहाँ पे निर्देश यानी कि जो आपका पूरा पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसमें आपके टोटल 6 खंड होंगे, यानी जो आपका पूरा पेपर हो 6 भाग में डिवाइड होगा। खंड क ख घ घ एड और जय। ठीक है, आपका जो पूरा पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का, उसमें आपके सिर्फ 14 क्वेश्चन आएंगे, यानी 14 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्न करने जरूरी, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है सभी प्रश्न करने जरूरी है। ठीक है, और इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको विकल्प दिए होंगे, आंतरिक विकल्प दिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एक पर्सन को ही कीजिए, और यहाँ पे बताया हुआ है जो आपको 8वें में ऑप्शन दिया होगा उसमें केवल आपको एक ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पेपर कितने नंबर का है, कितने का है सब कुछ। खंड क, जो खंड क रहेगा उसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो ये पहला क्वेश्चन है खंड क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट, और इसका आपके 15 पार्ट्स होंगे, यानी पहले क्वेश्चन के 15 पार्ट्स होंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है, पूरा एमसीक्यू होगा पहला क्वेश्चन, इसमें आपके 15 पार्ट्स होंगे एमसीक्यू वाले। ठीक है, एक एक नंबर का होगा, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद खंड ख होगा, इसमें आपका दूसरे से 5वें क्वेश्चन, यानी दूसरे क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन तक के आपके खंड ख में रहेंगे, और इसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी टोटल मान के चलो 4 क्वेश्चन आपके खंड ख में रहेंगे, और ये आपका 8 नंबर का हो जाएगा खंड ख। ठीक है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो आपको लिखने की लिमिट है वो 20 शब्द में दी हुआ है। 20 शब्द कितने हैं, तो जितनी लाइन में ये लिखा हुआ है ना, बस ये इतने आपके 20 शब्द मान लो, इतने में आपको कंप्लीट कर देना 20 शब्द में। ठीक है, कंप्लीट 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद खंड गय होगा, इसमें आपका 6ठे से 7वें, यानी 2 ही क्वेश्चन आपके खंड गय में रहेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन होंगे बस खंड गय में, एक तो 6ठा होगा और एक 7वां होगा। ठीक है, और ये आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी खंड गय में 6ठा भी 3 नंबर का, 7वां भी 3 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें जो लिखना आपका, यानी शब्द की कितनी लिमिट होनी चाहिए, 40 शब्द। अब 40 शब्द कितने होते हैं, तो 40 शब्द इतने होते हैं जितने 2 लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, कोशिश करना आप ये पॉइंट में लिखो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क्स कंप्लीट। 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पॉइंट लिख दो, 2 मार्क्स कंप्लीट। हम आगे भी दिखाएंगे। ठीक है आपको। उसके बाद खंड गह होगा, इसमें भी आपके 2 ही क्वेश्चन होंगे, 8वां और 9वां। जो 8वां 9वां क्वेश्चन है खंड गह में रहेंगे, और इसमें जो 8वां क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का होगा, 9वां क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें जो आपको लिखना है 80 शब्दों में लिखना। अब ये 5 मार्क्स का है तो इसमें आप पॉइंट में लिखना, 5 पॉइंट लिख देना, 5 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद खंड अढ़ाई होगा, इसमें आपका 10वां 11वां 12वां 13वां, यानी 4 क्वेश्चन आपके खंड अढ़ाई में होंगे। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का होगा, यानी कि जो आपका खंड अढ़ाई रहने वाला है, ठीक है, वो आपका ये याद रखो पैसेज वाले, नहीं 4 क्वेश्चन आपके पैसेज वाले होंगे, और जो एक पैसेज है वो 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो 16 नंबर का आपका पैसेज ही पैसेज आएगा, और ये 16 नंबर फ्री के है। ठीक है, ये याद रखना, आगे हम करवाएंगे ये भी। ठीक है, उसके बाद खंड च होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी सेक्शन होगा, आखिरी पार्ट होगा, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन होगा 14, 14वां क्वेश्चन। ये आपका मानचित्र का होगा। ठीक है, और 5 नंबर का एक ही मानचित्र आपका आएगा। ठीक है, ये आपका है पूरा पेपर पैटर्न, समझ आ गया। अब करते हैं पेपर स्टार्ट। अब ये ध्यान से देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो देख लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो खंड क, ये बहुविकल्प या प्रश्न है, दे सकते हैं 15 नंबर का होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला गया प्रश्न संख्या 1 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट से लेके 15 पार्ट दिए हुए आपके, और इसमें आपकी विकल्प का चयन करना है, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से बहुत से आ सकते हैं रिपीट होके, तो देख लो। निम्नलिखित में से कौन शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है, कौन मशहूर है, टिप्पू सुल्तान, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा, समीर ए 12 वर्षीय लड़का, एक समीर है, नाम है लड़के का नाम समीर, वह एक 12 वर्ष का लड़का है, वह एक रसायन फैक्ट्री में कार्यरत है, यानी रसायन फैक्ट्री में काम करता है। बताइए समीर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण है, तो साझा संपत्ति का जो उदाहरण है ना, वो आपका होगा ए
सार्वजनिक पार्क, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये याद रखना, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का होता है, 233 का, बी करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन आपका इस तरीके से मिलान का आएगा 101%। यहाँ पे आपको सही मिलान बताना है कि इनमें से कौन सा सही मिलान है, ठीक है। तो इसमें ये बी करेक्ट आंसर है कि रानी अवंती बाई लोधी, ये राजगढ़ में है, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले में क्या है, छठे में क्या बोला गया, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए, यानी आपको फसल बतानी कि कौन सी फसल है, ठीक है। विशेषता आपको दी हुई है, ये छठे में होगा। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं विशेषता, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और ये भारत और बंगाल इसके अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये है पटसन, यानी जो पटसन है वह एक सुनहरा रेशा होता है, ठीक है, जो बंगाल और भारत में उगाया जाता है, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद सातवां है शिक्षा को लेकर। देखते हैं टैगोर जी का विचार है कि विद्यालय ऐसे हो जहाँ बच्चे खुश रह सके, चय मुक्त वह रचनाशील बने, ठीक है। वर्तमान विद्यालय बच्चों की रचनाशीलता एवं उसके चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बताइए उपरोक्त विचार किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की वकालत करते हैं, यानी कि जो ये टैग बहादुर जी द्वारा कहा गया है कि एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ बच्चे खुश रहे और वहाँ पे चय मुक्त हो, रचनाशील हो, यानी बहुत सारी रचनाएं हो, उसमें उत्साह हो, ठीक है। ये कौन से की बात की जा रही है, कौन सी किस चीज़ की वकालत की जा रही है, कौन सी व्यवस्था की, तो ये होगा आपका पहला, वह मुक्त विद्यालय और रचनाशील विद्यालय, तो बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला, यहाँ पे दे सकते हैं आठवां लोकसभा में सत्ताधिकार दल का मुखिया कौन होता है, यानी जो लोकसभा होती है उसमें जो सत्ताधिकार दल होता है उसका मुखिया कौन होता है, तो उसका जो मुखिया होता है वो इसमें एक करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो वो वैसे हम बताए थे, इसमें वो मिसप्रिंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ताधिकारिक दल का मुखिया होता है, तो प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नौवां बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 में, ठीक है, ये याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इनमें से कौन सा है, हिंदुस्तान वाला, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। उसके बाद 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है, तो न्यायपालिका में संदर्भ में ये सही है कि जो भारतीय न्यायपालिका वह स्वतंत्र है, ठीक है, वह अपने मन चाहे ढंग से न्याय बना सकते हैं, वह किसी के भी गुलाम नहीं है, ठीक है, ये है न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 11वां, जन्म दर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के में, कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं, यानी जन्म दर क्या होती है, तो जन्म दर होती है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी जो 1000 बच्चे हैं उन पर जो बच्चे जीवित है वो होती है आपकी जन्म दर, ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में सही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये पहला सही है, यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है, एकदम सही है ये। और ये यह अधिकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अपराध एवं खास तरह के अपराध मानता है एवं आरोपियों के लिए दंड का विधान भी करता है। यहाँ पे क्या बोला गया, बोला गया है कि जो 1989 इस अधिनियम के तहत ये दो कथन सही, ये दो संदर्भ सही है कि पहला कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति है और लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है, कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है ना, उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, इनके साथ हो रहा है भेदभाव, उसको रोकता है, और जो उनके साथ अपराध करते हैं तो उनको दंड देने का विद्यमान भी करता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी, फर्स्ट और थर्ड सही है, जो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल देखते हैं स्वीकृत पद कितने होते हैं, यानी इसमें बोला है जो उच्चतम न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होती है, तो इसमें 34, यानी चौथी संख्या ठीक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 15वां होगा, ये आपका इस तरीके से सही विकल्प का चयन करना, ये कथन वाला है, ठीक है। 15 के साथ कथन वालों का 1 नंबर का ही होगा। अब कथन में हम देखते हैं क्या बोला गया है, इसमें बोला गया जल का संरक्षण आवश्यक है, एकदम सही है, क्यों, क्योंकि पीने योग्य जल की उपलब्धता काफ़ी कम है, ये भी सही है कि जल का संरक्षण किया वैसा, क्योंकि पीने योग्य जो जल है वो खत्म होता जा रहा है, वो कम है, ठीक है। तो इसमें ए सही हो जाएगा कि संकल्प भी सही है, कारण दोनों सही है, सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो ये होगा करेक्ट आंसर,
ठीक है, इस तरीके से करना है। आपके 15 में से आराम से 15 के 15 आ जाएंगे, बस थोड़ा दिमाग लगा लेना है। ठीक है, ये आपके होंगे 15 नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो खंड क में रहेगा। उसके बाद खंड ख में आती लघु उत्तर होंगे, दो मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं खंड ख वाला, ये दो नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 8 नंबर आपके खंड ख में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, दो नंबर के। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अब जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देख लो। पहला ए, जल संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय, यानी जल को हम कैसे बचाएं उसके 2 उपाय बताने हैं। तो जल बचाने के उपाय क्या होते हैं कि जल का सही पूर्वक उपयोग करना, जल का पुनः उपयोग करना। लिख सकते हो कि जल संरक्षण हेतु उपाय है, जो उपाय है उसमें सर्वप्रथम आता है, पहला उपाय है कि जल का पुनः उपयोग करना। उदाहरण के लिए हाथ धोए हुए पानी को पौधों में डालना। ठीक है, ये पुनः उपयोग है। ठीक है, इस तरीके से आप पुनः उपयोग कर सकते हो। और जल संरक्षण है तो एक भी आप लिख सकते हो कि पुनः चक्रण का प्रयोग करना, यानी जो वर्षा जल है उसको पानी को एकत्रित करना। ये सारे उपाय आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, 2 नंबर का 2 उपाय लिख दो, 2 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और वन संरक्षण हेतु 2 उपाय, यानी जो पेड़ों को बचाने के लिए 2 उपाय बताने हैं। तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। तो वन को हम कैसे बचाएं, 2 उपाय। पहला है पेड़ों को लगाना। ठीक है, वन रोपण क्या होता है, पेड़ों को लगाना। ठीक है, और पेड़ों की कटाई होने से उसे रोकना। ठीक है, ये 2 उपाय है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये ठीक है 2 नंबर का होगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा तो ऊपर वाले कीजिए, नीचे वाला। उसके बाद तीसरा है प्लासी के युद्ध के दूरगामी प्रभावों का वर्णन, यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके प्रभाव क्या पड़े थे, 2 बताने हैं। तो पहला क्या था, जो कंपनियां थी उनकी जीत हुई थी, और जो कंपनियों के जो इसका आंसर हम देखते हैं सीधे, ताकि आपको डिटेल में समझा सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका होगा बंगाल पर बढ़ते प्रभाव के कारण कंपनियों को होने वाले फायदों में बढ़ोतरी, यानी जो बंगाल की जो कंपनियां थी, बंगाल पर जो प्रभाव पड़ रहे थे उसके कारण जो कंपनियां थी उसको फायदे हो रहे थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। क्या, एक बार फिर बता दूँ, 2 पॉइंट है। पहला है कंपनियों की जीत, और जो है कंपनियों को फायदा, यानी जो प्लास्टिक के कारण जो प्रभाव पड़े थे उससे कंपनियों को फायदा हो रहा था, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा, हाशियाकरण से निपटाने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाशिए से निपटाने के लिए कौन से 2 मौलिक अधिकार है, एक तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 2 मौलिक अधिकार। तो पहला है अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 है उसके अनुसार जो भारत के किसी भी नागरिक के साथ जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है उस पर रोक लगाई जाती है। तो अनुच्छेद 15 में यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, धर्म आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद जो 17 है उसके दौरान अस्पृश्यता एवं छुआछूत का उन्मूलन है, यानी इसको खत्म किया गया है छुआछूत को। ठीक है, ये 17वां है। ठीक है, 17वां अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बस ये क्वेश्चन है। उसके बाद 5वां, ठीक है, ये भी आपका खंड ख में रहेगा, और इसमें आपको बताया गया है तो ऊपर वाले कीजिए, नीचे वाला यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, तो 5वां, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार का उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि जो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर महात्मा गांधी ने क्या विचार दिए थे उसके बारे में बताना है। 2 नंबर का 2 विचार आप बता दोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं महात्मा गांधी के विचार। तो इसमें पहला विचार है महात्मा गांधी जी का, शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, नहीं जो शिक्षा होगी भारत में वैसे भारतीय भाषाओं में होगी, और जो शिक्षा होगी वह रोजगार परक होनी चाहिए, नहीं रोजगार उससे मिलना चाहिए। ठीक है, यही 2 पॉइंट आप लिख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद इस 5वें में अथवा दिया हुआ है, तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला। अब अथवे वाला देखते हैं 5वें का, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में मोकाले के विचार का उल्लेख है, यानी जो मोकाले है उनका क्या विचार था शिक्षा व्यवस्था में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो गांधी जी का आ जाएगा, मोकाले का विचार आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इनके विचार क्या थे। तो यहाँ पे आप देखते हैं शिक्षा के ऊपर मोकाले क्या विचार थे। पहला था कि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण पर जोर, यानी जो अंग्रेजी भाषा है उस पर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं उसके अगला, प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहित ना दें, यानी जो प्राच्यवादी संस्था थी उनको प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, ये थे मोकाले के विचार। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उसके बाद खंड ग होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5वीं तक खंड ख कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारे इंपॉर्टेंट थे, हमने करवा दिए। खंड ग होंगे, इसको आपको थोड़ी ज़्यादा शब्दों में आपको इसके आंसर देने होंगे, लघुवत, लघु उत्तर। ठीक है, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स के होंगे। इसमें टोटल आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, 6वां और 7वां। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या, छठे का ए इसमें बोला घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रमुख प्रावधानों को लेके, यानी जो घरेलू हिंसा कानून था 2005 उनके प्रावधान क्या थे उनका हमें बताना है प्रावधान के बारे में। हम देखते हैं प्रावधान क्या है। अब ये याद रखो, यहाँ पे 3 नंबर का तो 3 ही पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अब देखते हैं प्रावधान।
तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा धुंधला है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। छठे का ए, इसमें क्या प्रावधान थे 2005 के कि घरेलू शब्द की जो समझ है उसको और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिला भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले मकान में रहती है या रह चुकी है, ठीक है, ये होगा इसका। और दूसरा है महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकारों को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। और यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करता है और वह बहुत सारी दे सकते हैं माओ बेटियों बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात दिलाता है, ठीक है, यही है, ठीक है। अभी अगला देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद बी, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101% है ये क्वेश्चन। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया 3 नंबर का है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में पहला है आपका, जिस विषय पर कानून बनाना है उसे साधारण स्थिति में संस्था के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं, इसमें विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, नहीं जो विधेयक होता है वो पेश करता है, ठीक है, ये है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, उसके बाद इसमें एक सदस्य में चर्चा के बाद पारित होने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में चर्चा के लिए भेजा जाता है। यानी जब एक सदन में ये कंप्लीट हो जाती है इस पर चर्चा, उसके बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है, दूसरे सदन के पास इसको भेजा जाता है ताकि वह भी इस पर चर्चा कर सके, ठीक है। वहाँ से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी जो विधेयक होता है वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है, पारित कर दो, ठीक है, ये होता है। जो राष्ट्रपति है उसके अनुमोदन के पास विधेयक कानून बना देख सकते हैं, विधेयक कानून बन जाता है, यानी जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो। और उसके बाद अगला, तो इसमें देख सकते हो 3 नंबर के, इस तरीके से आप 3-3, 4-4 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। कोशिश करना 4 पॉइंट लिखो, बाकी 3 तो लिख के ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद सातवें भी आपको ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले किसी नीचे वाला, ये भी 3-3 नंबर का होगा। देख सकते हैं भारतीय विभाजन के कारण की समीक्षा कीजिए, यानी जो भारतीय विभाजन था वह क्यों हुआ था उसके कारण हमें बताने हैं। तो देखते हैं कारण। तो इसमें जो पहला कारण है वह 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया, यानी मांग की गई थी कि मुसलमानों का अपना अलग क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। और 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद बनी स्थिति, यानी कि जो 1937, तो आप इस तरीके से पॉइंट ले सकते हो कि 1940 में मुस्लिम लीग था, उसने मुसलमानों के लिए अगला क्षेत्र मांगा, और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव के बाद जो स्थिति बनी थी उसके कारण हुआ था भारतीय विभाजन, और जो कैबिनेट मिशन है वो विफल हो गया था, ठीक है। ये 4 पॉइंट थे, 3 से 4, ठीक है। अगला देखते हैं अब। उसके बाद बी, अहिंसा के लेकर महात्मा गांधी के विचार, जो अहिंसा थी उसको लेकर महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे ये बताना है। अब विचार देखते क्या है। तो महात्मा गांधी जी के विचार कहते हैं अहिंसा को लेकर कि प्रतिफल की मामूली से भी इच्छा किए बगैर अच्छे काम करते जाने से हिंसा का जन्म होता है, यानी कि जो प्रतिफल आता है उसकी मामूली सी भी इच्छा किए बगैर, यानी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसके बगैर अच्छा काम करने जाने वाले पर भी, तो यही है कि इच्छा किए बिना अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। वो किसी के प्रति दुर्व्यवहार का अभाव होता है, यानी जो दुर्भावना होती है उसका अभाव होता है, ठीक है, ये पॉइंट है। और एक और पॉइंट देखते हैं, जो एक और पॉइंट बनेगा वो है किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता, ठीक है, ये थे विचार, ठीक है, गांधी जी के। अब अगला देखते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी का एक तो विचार पक्का ही आएगा, या तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आ जाएगा, फिर अहिंसा को आ जाएगा, ठीक है, 3 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से था 3-3 नंबर के, ठीक है। उसके बाद खंड घ होगा, ये आपका 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, नहीं 10 मार्क्स का खंड घ होगा, ठीक है। अब ये 8वां क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का है। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके 5 कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा, 101%, रट लो इसको। अभी देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। 5 नंबर का आप देख लो इसके आंसर क्या लिखना है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, कोई 5 कारण। तो यहाँ पे देख सकते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला है देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करने के लिए संविधान की आवश्यकता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, और सत्ता के दुरुपयोग है उससे बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नागरिकों की अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, यानी नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं ना मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा होनी चाहिए। बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए, यानी जो बहुमत होता है उसकी निरंकुशता बचाने के लिए होता है। देश के बुनियादी संरचना को देखते हैं उन्माद से बचाने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख दोगे इसमें आ जाएगा, तो ठीक है, ये पॉइंट लिख देना। अब अगला देखते हैं। उसके बाद है 90 का ए, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें या तो ऊपर वाला करना है नीचे वाला, जहाँ पे भी अथवा दिख जाए समझ जाना, एक करना ऊपर वाला है नीचे वाला, ठीक है, 5 नंबर का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस्पात को प्राय उद्योग का देख सकते हैं गोरुदंड क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कारण बताना है, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका कारण क्या है।
तो इसका है पहला, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात के बने होते हैं। ठीक है, नहीं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वस्तुओं का वह लोहे की बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं, यानी जो धातुएं होती है उन धातुओं से ही औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, यही है। और जो आपकी पोत, रेलगाड़ी, ट्रक होते हैं उनके जो अधिकांश इस्पात से बने होते हैं, यानी जो आपकी रेलगाड़ी होती है, ट्रक होती है, वह ज़्यादातर इस्पात से ही बने होते हैं। ठीक है, यही हमें बताया गया। जो लोहे इस्पात होते हैं वो उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, दैनिक जीवन में किया जाता है, रेलगाड़ी ट्रक को बनाने में किया जाता है। जो तेल कूप होते हैं इस्पात से बनी मशीनों से ही निकाला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। और अगला देखते हैं, और इसमें इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। जो इस्पात की जो पाइपलाइन होती है उससे ही तेल निकाला जाता है। और खनिजों का खनन भी इस्पात द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही है, उपकरणों से होता है, नहीं जो खनिजों का खनन होता है वो इस्पात द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यही तो इसके पॉइंट। ठीक है, अब इसके अथवे वाला देखते हैं। उसके बाद 90 का बी, ये अथवे में इसमें बोला गया औद्योगिक विविधता को रोकने हेतु उपाय, यानी जो औद्योगिक विविधता होती है उसको कैसे रोके उसके उपाय बतानी है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसके उपाय क्या है। तो औद्योगिक विविधता को रोकने के लिए सबसे पहला उपाय है कि घने बसे हुए जो आबादी वाले क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र, उसको औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। यानी जो अपने आवासीय क्षेत्र है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं उसको औद्योगिक क्षेत्र से अलग रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जो उद्योग होते हैं उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में देख सकते हैं विषैले और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। यानी जो उद्योगों के पास जो बसे हुए शहर है उनके वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो विषैले खतरनाक पदार्थ है उससे वह कैसे बच सके। ठीक है, ये है। और आग वाली जो आग है जहाँ पे आग लग सकती है, आग की चेतावनी और अग्नि क्षमता की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। यानी जो आग की जो चेतावनी होती है उससे कैसे बचे, ये सारे ज्ञान होने चाहिए जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के पास लोग बसे हुए। ठीक है, और जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। यानी जो विषैले पदार्थ है उनका निश्चित सीमा पर भंडारण होना चाहिए। और जो उद्योग होते हैं उसमें प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। यानी ये पॉइंट से जो आप लिख सकते हो। ठीक है, औद्योगिक के बारे में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे औद्योगिक विविधता को रोकने के लिए, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5-5 नंबर के आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद खंड अड़ा है, ये आपका केस आधारित होगा, नहीं पैसेज टाइप। 4 पैसेज होंगे, 4-4 नंबर के। ठीक है, 16 नंबर पैसेज, ये 10 बजे से स्टार्ट है। अब इसमें जो आंसर आपको सारे पैसेज से मिल जाएंगे, जैसे कि 1-2 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूर्व ग्रह क्या है, तो पूर्व ग्रह क्या है ये आपको सब कुछ इससे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्व ग्रह ले लेता है। ठीक है, ये यहाँ से जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्व ग्रह का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसके लिखने हैं। ठीक है, यही है पूर्व ग्रह के कारण, क्या कारण है। और विविधता हमेशा खुश होने के कारण बन जाती है। जो हमारी विविधता होती है वह हमेशा खुश होने का कारण क्यों बनती है। ठीक है, इसका कथन की परख करनी है। ठीक है, तो इन दोनों के भी आंसर देखते हैं इसमें से क्या है। ठीक है, जो पहला है उसका आंसर ये है कि लोगों का भिन्न भिन्न देशता लोगों का भिन्न होना और इस कारण अपनी नकारात्मक राय बन जाती है। नकारात्मक राय वाला है ना वही इसका आंसर हो जाएगा। और कई बार विविधता के कारण हम किसी के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं। यह राय लोगों की देशते वेशभूषा, पूजा करने के तरीके, रहन सहन के तरीकों की वजह से होता है, जो कई बार समाज में अलगाव की वजह बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पैसेज में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैसेज में से उठा के आप लाइन लिख सकते हो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से है। एक पैसेज आपके 3 क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का और तीसरा आपका 2 नंबर का। तो 1-1 नंबर में तो आप 1-1 लाइन लिख सकते हो। 2 नंबर के में आपको 3 से 4 लाइन लिख देनी है पैसेज में से उठाकर। ठीक है, उसके बाद 11वां में भी वही है, सेम पैसेज से ही मिल जाएंगे। पर्यावरण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इसी में है। मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या है, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण, यानी जो मानव द्वारा जो निर्मित किए गए उसके उदाहरण क्या है। तो पुल, सड़क, ये सारे आपके मानव द्वारा बनाए गए वही आपके पर्यावरण का उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि हमें जीवीय और अजीवीय में बताने की अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय परिस्थिति में सजीव प्राणी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सारे आपके प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय परिस्थिति में होते हैं। ठीक है, और जो अजीवीय परिस्थिति होते हैं उसमें मिट्टी, हवा, पानी, यह सारी चीज़ें आती है। ठीक है, यही आपको पॉइंट लिख सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से 12वां भी आपका हो जाएगा, एक एक नंबर का 2 है, उसके बाद 2 नंबर का 1, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद जो ये 12वां है, इसमें क्या बोला गया है, 12वें में आपको इस तरीके से ही पैसेज दिया हुआ है। तो ये आपके 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये आपके पैसेज के, ये पैसेज में से पढ़ोगे, आंसर नीचे आपको दिए हुए क्वेश्चन आपको नीचे दिए हुए पैसेज के, क्वेश्चन को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, आंसर पैसेज में से उठा के लिख दो और पूरे नंबर। जैसे कि 12वां, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन में साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों का खर्च अधिक क्यों हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा, बादशाह औरंगजेब ने ढक्कन में लंबी लड़ाई के कारण, ठीक है, खर्च होने लगे थे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, खड़े होने लगे, यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो आपको यही लाइन आएगी कि बादशाह औरंगजेब ने ढक्कन में लंबी लड़ाई के कारण जो खर्च था वो अधिक बढ़ने लगा था, ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट लिख दोगे बना के, ठीक है। उस तरीके से अगला देखते हैं, औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता क्यों समाप्त होने लगी थी। कार्य कुशलता के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला, वंशवादी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। तो ये सारे कारण है आपको इसी में मिल जाएंगे, बस उठा के आपको लिख देना है, ठीक है। देख सकते हैं समाप्त होने लगी थी, तो ये कार्य समाप्त होने लगे, तो ये आपका क्वेश्चन इसका है, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा इसका, औरंगजेब वाला ना, कार्य कुशलता क्यों, तो ये कार्य कुशलता वाला पी लिख सकते हैं, पूरी लाइन औरंगजेब से लेकर, ठीक है, इस तरीके से उठा कर लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 13वें में आपका वही है, पैसेज पढ़ना, उसके नीचे दिया हुआ है कि भारत की आज़ादी के पूर्व स्थापित किसी एक इस्पात कारखाने का नाम बताना है। तो इस्पात कारखाने का नाम इसमें से बता दोगे, क्या है कारखाने का नाम। तो इस्पात कारखाने का नाम हम देखते आगे, उससे पहले ये याद रखो, जमशेदपुर इस्पात उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यानी आपको ये 2-3 चीज़ें बतानी है, पहला है इस्पात कारखाने का नाम बताना है, दूसरा है कि जो आपका जमशेदपुर इस्पात उत्पाद केंद्र है वो भारत में किस राज्य में स्थित है, और तीसरा है निजी स्वामित्व वाले उद्योग की कोई 2 व्यवस्था, ठीक है। अब इसके आंसर देखते हैं तीनों। तो इस्पात कारखाना कौन सा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, टिस्को, ठीक है। और जो आपका दूसरा था कहाँ स्थित है, वो झारखंड में स्थित है, और जो विशेषता थी वह है पहली, निजी स्वामित्व वाले उद्योगों के परिसंपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष या अथवा व्यक्ति के समूह का अधिकार होना। तो यही है कि निजी स्वामित्व वाले जो उद्योग होते हैं उस पर परिसंपत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता होती है, व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, ठीक है, ये है। और यह मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था, यानी जो उनका उद्देश्य होता है, विशेषता होती है, वो यही होता है कि वो लाभ कमाए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद, ठीक है, इस तरीके से आपको पैसे में से ही मिल जाएंगे, टेंशन मतलब बाकी बना के भी कर सकते हो, ठीक है। खंड 6 हो गए, पूरे पेपर का आखिरी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानचित्र का होगा 5 नंबर का। अब यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाइए एवं उनके नाम लिखिए। यानी कि आपको इस तरीके से नाम दिए जाएंगे, इसको आपको मानचित्र में भरना है, ठीक है। तो मानचित्र में भरेंगे तो पहला आपका दिल्ली कहाँ है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। बरेली कहाँ है, बरेली इस साइड आता है, लखनऊ इस साइड आता है, ठीक है, कानपुर भी इस साइड आता है, झांसी यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से आपको इनको भरने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैप बेस आएगा 5 नंबर का पक्का, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था, इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चन थे, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। ये समझ आ गया, इनमें से बहुत सारे आपके आएंगे।